जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस के रिसेंटली कंडक्टेड पेपर की। हमने ऑलरेडी हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जैसा कि आप स्लाइड्स में देख सकते हैं। इसके अलावा इसे हमने 2 पार्ट्स में कवर किया था। सारे क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री के कवर हो गए हैं। और इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी की। बट एक क्वेश्चन है जो हमें पहले डिस्कस करना है, ये वाला। अरेंज द फॉलोइंग सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। मतलब ये कब स्थापित हुए हैं उसके आधार पे आपको इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो ये क्वेश्चन है। अब जो ऑप्शन है हमारे पास वो कौन कौन से हैं? ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया, साधारण ब्रह्मो समाज और आत्मीय सभा। एक वीडियो मैंने बनाई है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के नाम से, समग्र बैच में जो हिस्ट्री वाली सेक्शन है उसके अंदर है। और आप जानते हो समग्र बैच में जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अलग से भी कोर्सेज हैं। तो अगर हिस्ट्री बैच में भी आप एनरोल्ड हो तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हो, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के नाम से है। तो इसमें हमने बात करी है आत्मीय सभा की। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो ब्रह्मो समाज है वो इनिशियली ब्रह्मो समाज नहीं था। राजा राम मोहन रॉय जी इनके फाउंडर हैं। बट पहले क्या होता, आत्मीय सभा फाउंड होती है 1814-15 में, और सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स के नाम से। आप समझ सकते हो नाम से कि सभा है एक तरह की। और आत्मीयता का भावना मतलब किसी के साथ बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन रखना। तो ये एक तरह का फ्रेंड्स की सोसाइटी है। आत्मीय का मतलब दोस्त होता है। और ये कलकत्ता में स्टार्ट होती है। यहाँ पे ना मोनोथिस्टिक आइडियाज़ प्रोपेगेट होते हैं। और यहाँ से आप समझ सकते हो ब्रह्मो समाज में भी हमें एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर में विश्वास रखना है, यानी मोनोथिज्म जिसे कहते हैं। तो मोनोथिज्म के आइडियाज़ को प्रोपेगेट किया जाता है और ये आइडोलेट्री के खिलाफ है ऑब्वियसली। और यहाँ पे अगर आप देखो तो जो ब्रह्मो समाज के फाउंडर हैं राजा राम मोहन रॉय जी, वो आगे चलकर 1828 में ब्रह्मो समाज को स्टेब्लिश करते हैं। इनिशियली ये सभा के नाम से होता है, फिर ये समाज में बदल जाता है। लॉन्ग टर्म एजेंडा आप जानते ही हो, वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है फिलहाल। हम बात कर रहे हैं सभाओं की। तो आपने 2 सभाएं पढ़ी, पहली आत्मीय सभा और दूसरी ब्रह्मो समाज। एक है 1815 में और दूसरी 1828 में। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि बाद में साधारण ब्रह्मो समाज भी सेटअप होता है। पूरी स्टोरी मैंने आपको हाल में भी समझाई है यूट्यूब के भी वीडियो में इसी फाइल से, क्योंकि रिसेंटली क्वेश्चन आया था ब्रह्मो समाज के ऊपर। आप जानती हो हर एक हिस्ट्री के पेपर में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। ये बहुत ही हाई यील्डिंग एरिया है। तो बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगा मैं। सारी चीज़ें मैंने रिसेंटली ही बताई है, वीडियो भी मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। तो देवेंद्रनाथ टैगोर में ब्रह्मो समाज की बात करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं, वो ब्रह्मो समाज को ज्वाइन करते हैं। और इससे इस मूवमेंट में एक तरह से जान आ जाती है। और आप थोड़ा सा देवेंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में भी समझ लो कि ये पहले से तत्वबोधिनी सभा को हेड कर रहे थे। ये तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकालते थे। और ये जो पत्रिका है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। तो ये याद रखना, ईयर भी याद रखना, 1839 में किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने फाउंड करा था। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा को। अब कहानी कहाँ से मोड़ लेती है? तो बात कुछ ऐसी है कि दोबारा एनर्जी आती है ब्रह्मो समाज में जब केशव चंद्र सेन जी आकर जुड़ते हैं। तो केशव चंद्र सेन जी का बहुत, आप कह सकते हो, एक अलग ही इन्फ्लुएंस बन जाता है। जब ये देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा आचार्य बनाए जाते हैं ब्रह्मो समाज में, तो कंप्लीट फॉर्मेशन, क्योंकि इनके जो आइडियाज़ हैं वो थोड़े रेडिकल टाइप्स थे। तो ये देखो, इन्होंने बहुत ज़्यादा इस मूवमेंट को पॉपुलराइज करा। बाकी ब्रांचेस भी खुले ब्रह्मो समाज के, जो बंगाल के बाहर वाले एरियाज़ में भी थे, जैसे पंजाब, बॉम्बे, मद्रास, इनमें भी। और बट कुछ जो आइडियाज़ थे केशव चंद्र सेन जी के, वो देवेंद्रनाथ टैगोर को नहीं पसंद थे। वो बहुत ज़्यादा रेडिकल थे, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे पहली चीज़ तो ये कर रहे थे, सारे ही धर्मों की टीचिंग्स को इंक्लूड कर रहे थे, जो कि ऑब्वियसली उस टाइम के हिसाब से। एंड फिर इसके अलावा आप देखो, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यूज़ थे, बहुत ही इमीडिएट व्यूज़ थे। और इंटरकास्ट मैरिजेस का खुलेआम सपोर्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब देखो, ये आज के टाइम पे हमें सही लगती हैं और ये हैं भी, बट कुछ आइडियाज़ उस समय के हिसाब से, उस समाज या वो जो मूवमेंट बना उसके हिसाब से कभी बहुत रेडिकल हो जाते हैं ना, तो कुछ मेंबर्स अपना वास्ता नहीं रखते हैं। ये हिस्ट्री में एक कॉमन सा इवेंट देखने को मिलता है। देन इसके बाद इन्हें ऑफिस के पद से, आचार्य के पद में ये होते हैं, यानी मेन हेड होते हैं ब्रह्मो समाज के, तो उस पद से इन्हें हटा दिया जाता है। तो जो केशव चंद्र सेन जी और उनके फॉलोअर्स हैं, जो केशव चंद्र सेन के आइडियाज़ को मानते हैं, वो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश करते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया स्टैब्लिश कौन करते हैं? केशव चंद्र सेन जी। क्यों करते हैं? आपको पूरी स्टोरी समझ आई होगी, क्योंकि उन्हें आचार्य के पद से हटा दिया जाता है। फिर उसके बाद केशव चंद्र सेन जी क्या करते हैं? अपनी 13 साल की बेटी का विवाह एक हिंदू महाराजा के साथ करवाते हैं,
और ये एज आप देख सकते हो 13 ईयर्स है बस। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं दे पाते हैं कि आप तो खुलेआम कास्ट सिस्टम को चैलेंज कर रहे हो और बाकी जो इंक्लूजन है, जो बहुत ही समाज के लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसमें ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दोगे। तो बात कुछ वही होता है कि 1878 में जो कुछ फॉलोअर है केशव चंद्र सेन जी के, वो इस बात से बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि मतलब इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, और इसके साथ साधारण ब्रह्मो समाज इस्टेब्लिश होता है। तो कौन है मेन फाउंडर? आनंद मोहन बोस जी हैं। ये नाम बहुत ज़रूरी है याद रखना, साधारण ब्रह्मो समाज का नाम आपको याद रखना होगा। देखो अभी ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की हमने बात करी, और इसके फाउंडर कौन है? केशव चंद्र सेन। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ और रीज़न आप जानते हो। और सेकंड हमने ये देखा कि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के जो फॉलोअर्स हैं, कुछ फॉलोअर्स वो इनसे अपना संबंध नहीं रखते हैं, तो आनंद मोहन बोस जी और कुछ लोग मिल करके साधारण ब्रह्मो समाज की स्टेब्लिशमेंट करते हैं कि बहुत ही साधारण तरीके से काम करेगा। इसमें से और भी लोग हैं, शिव चंद्र देव जी हैं, उमेश चंद्र दत्ता है, मेजर नाम आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये बात थी, और अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें इस लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से, तो हमें क्रोनोलॉजी समझ आती है कि आत्मीय सभा ही पहले फाउंड हुआ है, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय जी ने इसे स्टैब्लिश करा है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे और ये तो हटा देंगे, फिर ब्रह्मो समाज आएगा, सिंपल सी बात है। तो 4 के बाद 1 बस इसी में है, तो आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाता है केवल 2 की जानकारी से। ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया ये मैंने मेंशन नहीं करा अलग से, पर साधारण ब्रह्मो समाज हमने पढ़ा अभी कि साधारण ब्रह्मो समाज है वो कब इस्टेब्लिश होता है, ये आप देख लो 1878 में, ठीक है, 1878। बाकी के डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये जो ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया वो 1864 में इस्टेब्लिश होता है, और बाकी सारी बातों में ज़रूरी बात ये समझना हमें कि ये जो ब्रह्मो समाज के आइडियाज़ हैं जो साउथ इंडिया में प्रोपेगेट हुए, इसमें सोशल रिफॉर्म्स, विडोरी मैरिज, वीमेन एजुकेशन, इन पर बात की गई, तो ये 1864 में इस्टेब्लिश होता है। और बाकी तीनों तो हमने बहुत डिटेल में समझा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सारे ईयर सही हैं, हाँ ये थोड़ा ध्यान रख लेना, एक बार लिख करके याद कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये ईयर्स। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज वॉज फर्स्ट अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हाल ही में मैंने डिस्कशन करा था। देखो मैं सारा आपको सोर्स ही बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे यूट्यूब वीडियो से और हमारे बैचेस से आए हैं, और इसका रीज़न आप जानते हो कि आज के डेट में VYQs कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, पंजाब पीसीएस की एनालिसिस की थी हमने, ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आप सर्च करोगे यूट्यूब के सर्च बॉक्स में पंजाब पीसीएस एनालिसिस बाय फैसेट्स ऑफ यूपीएससी, ये वीडियो आपके सामने आएगा। तो देखो क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में इन्होंने पूछा है कि कौन कौन से जो लैंग्वेजेस हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में डिक्लेयर करे हैं। एसमीज है, पाली है, गुजराती है, मराठी है और ओडिया है। सिविल सर्विसेज में भी पहले क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में ही कि कौन कौन से लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज हैं। देखो गुजराती क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, कन्नड़ है, तेलुगु है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है? C 2 और 3। जो कन्नड़ है और तेलुगु है वो क्लासिकल लैंग्वेज है। कौन कौन से लैंग्वेज है देख लेते हैं ज़रा। देखो तमिल है 2004 में, और इसके बाद संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में नोटिफाई हुआ, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 और ओडिया 2014 में। यहाँ पे आप देखो तो गुजराती नहीं है। बाकी क्लासिकल लैंग्वेज मिलना उतना आसान नहीं है। अभी रिसेंटली 2024 की ही बात है, कुछ लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, जिसमें मराठी है, पाली है, प्राकृत भी हैं। देखो पाली प्राकृत दोनों हैं, एसमीज है और बंगाली है। एसमीज बंगाली लोकेशन से आप याद रख सकते हैं, और मराठी। तो अब बात कुछ ऐसी है ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इस चीज़ को अप्रूव करा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया किन्हें? मराठी, पाली, प्राकृत, एसमीज और बंगाली को। यूनियन कैबिनेट के द्वारा ऑब्वियसली ये हुआ है। और ये जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो हमारे प्रोफाउंड और एंशियंट कल्चरल हेरिटेज यानी डीप कल्चरल हेरिटेज को दिखाते हैं। बात कुछ ऐसी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा कि एक नई कैटेगरी की लैंग्वेज होनी चाहिए जिसे हम क्लासिकल लैंग्वेज कहेंगे, और ये 2004 में होता है, और जिसे तमिल को पहले सबसे पहला दर्जा मिलता है 2004 में। और क्या क्राइटेरिया रखा जाता है? देखो क्राइटेरिया काफ़ी डिफिकल्ट है, मीन्स बहुत ही कम लैंग्वेज इसमें इंक्लूड हो पाएंगे, क्योंकि एंटीक्विटी होनी चाहिए अर्ली टेक्स्ट में, मतलब जो पुरानी किताबें हैं, पुरानी जो टेक्स्ट हैं उनमें एटलीस्ट 1000 साल पुराने, मतलब आप देखो इस भाषा का एग्जिस्टेंस 1000 साल पुराना होना चाहिए। दूसरा ये कि एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट वगैरह होने चाहिए जो एक वैल्यूएबल हेरिटेज भी साबित हो। तीसरा लिटरेरी ट्रेडिशन ओरिजिनल होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे स्पीच कम्युनिटी से वो लिया गया हो, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक कमेटी बनती है, एक्सपर्ट्स कमेटी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और इसमें ये प्रपोज करते हैं कुछ लैंग्वेजेस को। तो इसमें अब देखो क्या क्राइटेरिया रिवाइज करके कर दिया गया।
तो अब जो रिवाइज क्राइटेरिया बना 2005 में, उसमें एंटीक्विटी कहने की बात की गई कि 2000 साल पुरानी होनी चाहिए, 1500 से 2000, मतलब कंडीशन को और मुश्किल बना दिया गया ताकि कुछ लिमिटेड लैंग्वेजेस को ही दर्जा मिले क्लासिकल लैंग्वेज का। तो ये सब बातें तो हमने देख ली, और मेजर बात यही आपको ध्यान रखना है कि कोई डिसकॉन्टिन्यूटी भी ना हो, मतलब एक एक सीक्वेंस देखने को मिले लैंग्वेजेस का। और इसमें ये कुछ भाषाएँ हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आप देखो तो एसमीज़ है, बिल्कुल है। बाद में आगे चलकर आप देखो तो अप्रूवल के बाद एसमीज़ है, एसमीज़ भी हैं, पाली भी है ना, हमने देखा प्राकृत भी है इनफैक्ट, और इसके अलावा बंगाली भी है ना। गुजराती नहीं है, मराठी है, उड़िया है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे आंसर सी होना चाहिए, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बता ही दिया है। तो अगर इतनी नॉलेज है, जो कि बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है, तो इन्होंने कहा फर्स्ट, तो फर्स्ट तो तमिल को दिया गया, और ये कई बार पीवाईक्यू में पूछा गया, तो कोई ऐसी नई बात नहीं है। मेरे ख्याल में सिविल सर्विस में भी पूछा गया है, और ये भी आसान क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपके ठीक नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स आपके फाउंडेशन में दिक्कत है, आपको बहुत सिरे से काम करना होगा। यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम स्क्रैच। एक बात और, हाँ ये चीज़ थोड़ा और देख लेते हैं अच्छे से। देखो तमिल 2004 में स्टेटस मिला है, संस्कृत को 2005 में, और तेलुगु कन्नड़ ये दो साथ में याद रखना 2008 में इन्हें दर्जा मिला है, और मलयालम को 2013 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओडिया को 2014 में, बाकी 2024 में। तो आप देख ही रहे हो ये कुछ 5 भाषाएं हैं, मराठी हैं, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड कन्वर्टेड इट इनटू अ सिंपल लीगल राइट। तो क्वेश्चन लंबा बनाने से वो टफ नहीं हो जाता, उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है ये। ये बड़ा ही आसान सवाल है, इसके लिए मैं बिल्कुल भी सोर्स नहीं दिखाने वाला हूँ, हमने हर बार डिस्कस करा है। कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बता सकता हूँ इससे, जो बाद में पूछी जाएंगी। बहुत सारा सवाल पूछा गया है कई बार इससे, है ना। 300, हाँ ये देखो सिविल सर्विस में जब उन्होंने पूछा था स्टेटमेंट को 301 बना दिया था। तो बात यही मुझे बतानी है कि 44th अमेंडमेंट में, ये अमेंडमेंट याद रखना, 44th अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया जाता है और लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, आर्टिकल 300A आप पढ़ोगे तो उसमें इन्होंने कहा है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अंडर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, ये एक तरह का एक्ट है जो 2023 में आया है, जैसा कि हमें क्वेश्चन से पता लग रहा है। तो इसमें कह रहे हैं कि 3 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी में कौन शामिल नहीं है, और ये कमेटी क्या करती है, इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिकमेंड करने का काम करती है। प्राइम मिनिस्टर नहीं है, चीफ जस्टिस नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है लोकसभा के, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं है। तो रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस, ये पूरे एक्ट का नाम है जो कि 2023 में आया है। इसमें एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का काम करते हैं। तो इस एक्ट का नाम है 2023 बेसिकली। और इस पर्टिकुलर एक्ट में क्या बात है कि जो सिलेक्शन कमेटी होगी, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेगी, उसमें कौन होंगे, तो प्राइम मिनिस्टर होंगे एज अ चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होंगे, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी होंगे, ठीक है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिसे नॉमिनेट करेंगे कौन, प्राइम मिनिस्टर। और पहले क्या था, तो इस पर्टिकुलर 2023 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग जब ये एक्ट इनेक्ट नहीं हुआ था, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ये इस कमेटी का पार्ट थे। बट 2023 में इस एक्ट ने क्या करा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी जगह पे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल कर दिया, और इसे नॉमिनेट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। आई होप आप समझ पा रहे हैं, पहले इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल थे, बट अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल नहीं है। तो इलेक्शन कमिश्नर को जो रिकमेंड करती है कमेटी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम नहीं है प्रेजेंटली। तो आंसर यहाँ पे बी होना चाहिए। बाकी तीनों लोग शामिल हैं, प्राइम मिनिस्टर तो है ही, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी है जिसे प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। तो ये करंट स्टेटस आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल पे अक्सर ही सवाल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द प्रिजाइडिंग ऑफिसर में अलो एनी मेंबर टू एड्रेस
द हाउस इन हिज मदर टंग, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि किस प्रोविजन के तहत जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो किसी मेंबर को अलाउ कर सकते हैं कि आप मदर टंग में हाउस को एड्रेस करिए, 119, 120, 111 या 112। तो ये बेयर एक्ट मैंने कंप्लीट इस वजह से आपको पढ़ाया है क्योंकि जो बेयर एक्ट्स हैं उनसे अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बैच में अलग से फोल्डर है बेयर एक्ट के नाम की, वहाँ से आप इसे रेफर कर लेना, या यूट्यूब पे भी हम कई बार डिस्कस करते हैं। देखो 119 की जो बात है ये क्या इससे जुड़ी हुई नहीं, 120 120 जो आर्टिकल है ना, ये कहता है कि जो पार्लियामेंट का बिजनेस है ये हिंदी या इंग्लिश में ट्रांजेक्ट होगा, बट प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर चाहे तो हाउस के मेंबर को परमिट कर सकते हैं कि वो अपने मदर टंग में हाउस को एड्रेस कर सकें। बाकी के जो ऑप्शन है 119 क्या है, तो ये रेगुलेशन ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिजनेसेस, तो मतलब ये प्रोसीजर वगैरह से जुड़ा हुआ है। 111 तो आप जानते हो वो बहुत सिंपल है, असेंट टू बिल्स बाय द प्रेसिडेंट, और 112 में बजट की बात है, इसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ये सेम क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो पीवाईक्यू से रेफर्ड हैं, इनफैक्ट सारे ही कह सकते हैं हम। तो 120 है ना, तो आंसर यहाँ पे सी होना चाहिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ जज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। तो ये आर्टिकल 222 के तहत होता है, आंसर डी। पहले भी कई बार ये पूछा गया है। 219 में क्या है, ये ओथ है हाई कोर्ट जजेस की, और 220 में रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ना आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज, तो वो है। और आर्टिकल 221 में क्या है, हाई कोर्ट जजेस की सैलरी और एलोवेंसेस। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ग्राम सभा के ऊपर ये सवाल है, 4 स्टेटमेंट है, ध्यान से अटेम्प्ट करना क्योंकि बहुत ज़रूरी है ग्राम सभा। तो पहला कह रहे हैं हर एक रेजिडेंट जो ग्राम पंचायत टेरिटरी के हैं वो उसके मेंबर हो जाएंगे। दूसरा है कि ग्राम सभा एटलीस्ट एक बार मीट करेंगे हर 3 महीने में। इन द एब्सेंस ऑफ सरपंच एंड डिप्यूटी सरपंच द सीनियर मोस्ट पंच सेल प्रिजाइड ओवर द ग्राम सभा मीटिंग। अगर सरपंच भी नहीं है और डिप्यूटी सरपंच भी नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट पंच है वो प्रिजाइड करेंगे। चौथा कह रहे हैं ग्राम सभा मीटिंग सेल बी समन्ड विद इन 30 डेज इफ मोर देन 1/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ ग्राम सभा सो डिमांड इन राइटिंग। मतलब अगर 1/3 लिख के दे देते हैं ग्राम सभा के मेंबर्स तो 30 डेज के अंदर हाउस को मतलब ग्राम सभा को समन किया जाएगा, उनकी मीटिंग को बुलाई जाएगी। तो ये कुछ ऑप्शन हैं। ये क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा गया था। तो इसमें क्या कह रहे हैं, हु विल प्रिजाइड द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा इन एब्सेंस ऑफ सरपंच एंड उप सरपंच। तो ये कौन करते हैं, तो ओल्डेस्ट पर्सन ग्राम सेवक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, नहीं बीडीओ क्यों करेंगे, एनी अटेंडिंग मेंबर इलेक्टेड फॉर द पर्पस बाय द मेंबर ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा के मेंबर्स मिल करके डिसाइड कर लेंगे किसी भी अटेंडिंग मेंबर को, तो वही प्रिजाइड करेंगे। तो यहाँ ऐसा कोई सीनियर वाली बात नहीं है, ये जो कह रहे हैं सीनियर मोस्ट, तो इसे हम हटा देंगे। अगर हम इसे हटा देते हैं तो ये हट गया, ये हट गया, बस हमारे पास 1 and 2 and 2 and 4 चेक करना है। तो 1 and 2 में देखो ये जो पहला है ना कि हर एक रेजिडेंट ग्राम पंचायत के मेंबर होंगे, कि ये बात भी गलत है, ये भी कई बार पूछा गया है। देखो जो इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम दाखिल है वही इनके मेंबर होंगे, सारे रेजिडेंट नहीं। अब ग्राम पंचायत में कोई माइनर भी है 10 साल का, तो क्या वो भी पार्ट बन जाएगा ग्राम सभा का, नहीं। तो आप इसे हटा दो, बस आंसर आ गया एलिमिनेशन से 2 and 4, यानी दूसरा सही है। एटलीस्ट ये मीट करेंगे, है ना। स्टेट पंचायती राज एक्ट के अकॉर्डिंग कॉमनली ये हर साल 4 बार मीट करते हैं। और इसमें कह रहे हैं ग्राम सभा मीटिंग सेल बी समन विद इन 30 डेज। हाँ ये बात भी सही है कि 30 दिन के अंदर बुलाया जाएगा अगर 1/3 मेंबर डिमांड करते हैं इस चीज़ को राइटिंग में। तो पंचायत हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, तो ध्यान रखना आप ऐसे क्वेश्चंस। देखो कह रहे हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नगर पंचायत इज मेंशन इन। देखिए क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। ये देखो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 अ विलेज सेल ऑर्डिनरली कंसिस्ट ऑफ, यानी ये पीसा की बात कर रहे हैं। तो जो पीसा एक्ट है बड़ा ही फेमस, बहुत ही चर्चित वाला एक्ट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि जो विलेज हैं उनमें कौन कौन से प्रोविज़न शामिल होंगे। हेमलेट और ग्रुप ऑफ हेमलेट्स कंप्राइजिंग अ कम्युनिटी, अ मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 200, मैनेजिंग इट्स अफेयर्स इन अकॉर्डिंग विद ट्रेडिशन एंड कस्टम। तो पीसा के बारे में हम समझ लेते हैं डायरेक्टली। ये मैंने पीसा का ऑफिशियल एक्ट ही डाउनलोड कर लिया ताकि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको समझा सकूं। तो इस जैसा कि आप नाम जानते हो, नाम से ही समझ आ रहा है कि जो पंचायत के प्रोविज़न है, प्रावधान है, उसे शेड्यूल एरियाज में भी एक्सटेंड किया जाएगा, यही है पीसा का मतलब। तो ये एक्ट किस तरह से डिफाइंड है, 1996 का एक्ट है, इस तरह से ये 5 सेक्शन में डिवाइडेड है।
पहला सेक्शन तो इंट्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है गेस, हाँ शॉर्ट टाइटल की बात है ना, कि इसे ये कहेंगे, फिर इसका डेफिनेशन की क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। और इसमें अगर आप देखो तो इन्होंने बताया है कि कुछ एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशन है टू पार्ट 9, यानी जो हमारा पार्ट 9 है जो कि पंचायत से डील करता है उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। और इसमें ये कह रहे हैं कि जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है सेल नॉट मेक एनी लॉ अंडर दैट पार्ट विच इज़ इनकंसिस्टेंट विद एनी ऑफ द फॉलोइंग फीचर। अगर इनमें से किसी बात के साथ वो ताल्लुक नहीं रखते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर उस पर कानून नहीं बनाएगा। या मतलब आप इसका साफ शब्दों में ये समझिए कि जो पंचायत हैं उनकी अथॉरिटी, जो स्टेट लेजिस्लेचर की अथॉरिटी है पंचायत को लेके, वो इन मामलों में काम नहीं करेगी। कौन से मामले में? जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, आप एक कोई प्रोविजन पढ़ो, एवरी ग्राम सभा सेल बी कम्पिटेंट टू सेफगार्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशन एंड कस्टम। तो आप समझ गए ट्रेडिशन कस्टम की जब बात आएगी, है ना। हेमलेट मतलब क्या होता है? जैसे शहर होता है ना, गांव होते हैं, गांव से भी छोटी यूनिट को हेमलेट कहते हैं। तो यहाँ इन्होंने मेंशन करा है ये, आप देखो, है ना। A village cell ordinarily consists of a habitation or a group of habitation or a hamlet or group of hamlets comprising a community and managing its affairs in accordance with tradition and custom। तो अगर इस बात को हम समझें तो हमें ये भी समझ आता है कि हेमलेट और ग्रुप ऑफ हेमलेट कंसिस्ट करेंगे विलेज में, और एक कम्युनिटी की बात होगी, लेकिन मिनिमम पॉपुलेशन भी नहीं मेंशन है। मिनिमम पॉपुलेशन की क्या ही बात है, इसे तो एक्सटेंड किया जा रहा है ना सिंपली शेड्यूल एरियाज में, तो 3 तो है ही नहीं, 3 आप एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। मैनेजिंग इट्स अफेयर्स इन अकॉर्डिंग्स विद ट्रेडिशन एंड कस्टम, तो ये पूरा स्टेटमेंट ही यहाँ से लिफ्टेड है ना, ये वाली जो बात है। तो ये पीसा के ऊपर ध्यान रखना। पंचायत के अंदर ये सारे एक्ट मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए हैं, पीसा के बारे में बहुत बार सिविल सर्विस वगैरह में क्वेश्चन आया है, तो आप उन्हें भी रिवाइज कर सकते हैं। तो ईपीएफओ की एनालिसिस की थी हमने यूट्यूब पे, उसमें ये सवाल पूछा गया था, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 परमिट्स सेल्फ गवर्नेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज की सेल्फ गवर्नेंस की बात है वो किन्हें प्रोवाइड करती है? तो ग्राम सभा को ये अथॉरिटी मिलती है। और अगर आप ये क्वेश्चन देखो जो सिविल्स में पूछा गया 2012 में, इसमें कह रहे हैं पीसा के बारे में कि ग्राम सभा का क्या रोल है। पहला कह रहे हैं ग्राम सभा के पास पावर है कि वो एलिनेशन ऑफ लैंड को रोक सकते हैं शेड्यूल एरियाज में। दूसरा ये कि ग्राम सभा के पास ऑनरशिप होती है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की। तीसरा ये कि जो ग्राम सभा की रिकमेंडेशन है ये जरूरी है फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल इन द शेड्यूल एरियाज। तो यहाँ पे तीनों बातें सही, ग्राम सभा के पास अच्छी खासी पावर देखने को मिलती है। फिर मैंने आपको सारी बातें समझाई थी पीसा एक्ट के बारे में कि कैसे क्या चीज़ें आई, है ना। दिनधुरिया कमेटी के बारे में बताया था, और ये भी आप देख सकते हो ग्राम सभा के पावर के बारे में भी मैंने आपको बताया था। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में इनके अथॉरिटी है लैंड एलिनेशन में, तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, है ना। और ये पीडीएफ भी मैंने आपको शेयर की थी टेलीग्राम चैनल पर। बाकी ये आप अगर आप सर्च करोगे ना यूट्यूब पर तो अगेन ये वीडियो भी मिल जाएगी। ये मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप सर्च करके उसे रिवाइज कर लें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। तो इसके बारे में क्या ही बताऊँ मैं, आर्टिकल 40 की ये बात है, सो आंसर इज ऑप्शन बी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, इक्के दुक्के क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं पॉलिटी के वो मोस्टली डुएबल हैं। आपकी क्या एक्यूरेसी रही आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आप समग्र बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो ये नंबर है, यहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।